डेट सीलिंग को लेकर अमेरिका में खींचतान बढ़ रही है। अभी तक कोई समझौता हो नहीं पाया है। रिपब्लिकन चाहते हैं कि बाइडेन की सरकार खर्चों को कम करे, और दूसरी तरफ बाइडेन चाहते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी की या फिर जो वेलफेयर की स्कीम उन्होंने अनाउंस की है, वो सारी चीजें वैसी की वैसी चलती रहें। अभी तक कोई सहमति बन नहीं पाई है डेट सीलिंग को बढ़ाने को लेकर। ऐसे में अगर ये चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती, ये सहमति बनती नहीं है, तो 1 जून से पहले अगर ये चीजें नहीं कंप्लीट हुई तो अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। इस डिफॉल्ट के क्या मायने होंगे, डिफॉल्ट से किन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इमर्जिंग मार्केट्स का क्या होगा, और इंडियन मार्केट्स का क्या होगा, इंडियन मार्केट्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन मार्केट्स में इस वक्त क्या चीजें चल रही हैं, अर्निंग सीजन कैसी रही, ये सारी चीजें समझने के लिए और आप मार्केट पर आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ है अमित खुराना, जो हेड ऑफ इक्विटीज है दौलत कैपिटल में। अमित सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। थैंक यू विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो ये कि अमेरिका में ये चल क्या रहा है, डेट सीलिंग को लेकर अभी तक सहमति बन नहीं पाई है। आपको लगता है कि क्या ये डिफॉल्ट अगर हुआ तो इससे क्या इंपैक्ट होगा और इसके क्या मायने होंगे? देखिए, अमेरिका में ये जो मुद्दा है, पिछले 10-12 साल में ऐसा एक दो बार देखने को आया है जब ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनकर आता है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में। और जो कॉम्पोजिशन है वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट का, उसमें इतना एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये निगोसिएशन बहुत टफ लेवल तक पहुंच जाती है। तो मुझे इस चीज से कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर है कि इस बार जो नेगोशिएशंस हो रही है वो काफी टफ है और काफी लंबा जा रहा है। तो इसीलिए इस बात का अब डर, जो कि पहले ये था कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन शायद इस बात का अब डर ज्यादा हो गया है कि अगर डिफॉल्ट होगा तो क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। टेक्निकली अमेरिका के डिफॉल्ट का मतलब बहुत बड़ा माना जाता है, बिकॉज अमेरिकन डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में देखा जाता है, जिसमें कभी भी डिफॉल्ट का सिनेरियोज बिल्ट इन नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है तो दो तीन जो इमीडिएट रिएक्शन होंगे वो इस बात के कि रिस्क ऑफ एक एनवायरमेंट जनरेट हो जाएगा इस बात से, और इस बात के लिए कि जो रिस्क का जो पैसा है वो वापस सेफ्टी एसेट्स में जाना चालू होगा। सबसे पहला इंपैक्ट इस बात का पड़ सकता है। और दूसरा इंपैक्ट इस बात का आएगा कि जो यूएस की शॉर्ट टर्म रेट्स हैं, जो कि हमने देखा है लास्ट के कुछ दिनों से, शॉर्ट टर्म रेट मतलब 6 महीने का लेंडिंग रेट्स काफी शार्पली स्पाइक हो सकता है। वो हम करंटली भी देख रहे हैं। एक इमर्जिंग मार्केट्स को लेके एक सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव टर्न हो सकता है, और एक ग्लोबल इंपैक्ट सेंटिमेंट पे नेगेटिव आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। अब इसमें डिफॉल्ट के भी अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं, लेकिन एक बॉलपार्क अगर रूप में हम देखें कि अगर टेक्निकली एक डिफॉल्ट का सिनेरियो बन जाता है यूएस में 1 जून के बाद, तो इन चीजों का इस तरह से रिएक्शन हमारे को देखने को मिल सकता है। जी। लेकिन अगर देखें, अगर उन इतिहास को थोड़ा सा अगर हम खंगाले तो 1960 से लेकर अभी तक 78 बार, कुल 78 टाइम्स जो है वो इस पे डेट सीलिंग को बढ़ाने पे सहमति बन गई है। लेकिन इस बार कहाँ मामला फंस रहा है? आखिर क्या परेशानी हो रही है जो इस बार सहमति बन नहीं पा रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हर बार ये पॉलिटिकल इशू बनता है, इस बार ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा टफ नेगोशिएशंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहीं पर लगता है, कहीं पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच एक आपस का जैसे मान लीजिए कि एक ईगो बैटल भी फाइट आउट हो रहा है इसमें। स्पेशली जो यूएस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद काफी डाइवर्जेंट हो गया था, शायद उस बात को लेकर भी इस समय पोजिशनिंग काफी सारा ड्राइव हो रहा है। तो ये एक निगोसिएशन का तरीका है। मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट मिनट पे कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज आपस में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इसका एक हल निकालेंगी, जो कि बराक ओबामा के टाइम में भी हमने देखा कि काफी टफ नेगोशिएशंस हुए थे। इस बार भी वैसा ही सिमिलर सिचुएशन मुझे दिखता है। अल्टीमेटली मैं ऐसा मानता हूं कि वो इस चीज का रिस्क कि डिफॉल्ट का सिनेरियो बन जाए उसको नहीं चाहेंगे, और कहीं ना कहीं एक लास्ट मिनट डील का पोटेंशियल मुझे लगता है कि आ जाएगा सामने। जी। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि ये डील लास्ट मिनट में हो जाए। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि इन केस अगर ये चीजें नहीं होती हैं, सिचुएशन इतनी खराब होती है कि ये सहमति नहीं बन पाई, तो इमर्जिंग मार्केट्स पर और करेंसी पर, इंडियन करेंसी पर और डॉलर के रेट्स पर, एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा इसका, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वैसे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया, रिस्क ऑफ ट्रेड का जो सिचुएशन है वो बनेगा, तो वहां पर एक सेल ऑफ आने का रिस्क बन सकता है। वो सेल ऑफ अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स आएगा, लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि इंडिया में शायद वो उतना डीप या उतना शार्प नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया एज अ मार्केट अभी भी एक सेफर मार्केट और एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट के रूप में देखा जा रहा है। जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लास्ट के कुछ सालों में की हैं, और जिस तरह से हम कोविड से
रिकवरी प्रोसेस की तरफ गए हैं, इंडिया उस हिसाब से बहुत ही एक स्ट्रॉन्गर मार्केट के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा सा सेल ऑफ होकर शायद इंडिया में उतना सेल ऑफ नहीं हो और हम आउट परफॉर्म करें उस फॉल के दौरान। जहां तक बात रही यूएस डॉलर को लेकर, वहां पर पैसा, शॉर्ट टर्म पैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन उसका जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है यूएस डॉलर से बाकी कंट्रीज की तरफ, जैसे यूरोप की तरफ जा सकता है, या चाइनीज युआन में जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, ग्लोबल ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, वो चाइनीज युआन में काफी कंसिडरेबली बढ़ गया है। तो कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि क्या ये डी डॉलराइजेशन का एक और ट्रिगर बन सकता है कि डॉलर से लोग हटकर दूसरी तरफ जाएं, लॉन्गर टर्म पर्पस पे वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन सकता है। ऐसा मेरा मानना है। जी, एक तो आपने बताया कि इंडियन मार्केट्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो हम वापस आते हैं इंडियन मार्केट्स की तरफ ही। इंडियन मार्केट्स पर अगर आप देखें, अर्निंग सीजन अब कंप्लीट हो रहा है, और ऐसे में आपका व्यू क्या बनता है अगले 3-4 महीने के लिए कि इंडियन मार्केट्स के लिए ट्रेंड किस तरफ है? पॉजिटिव ट्रेंड है या फिर, क्योंकि अगर हम देखें कोविड के लोज की, जैसा कि आप कह रहे हैं रिकवरी बहुत शानदार हुई है, तो कोविड के लोज से अगर हम देखें तो ऑटो और मेटल सेक्टर भी काफी ऊपर आ गए हैं और मार्केट ने भी काफी रिकवर किया है। अब यहाँ से डायरेक्शन किस तरफ है? देखिए, लास्ट के 6 से 7 महीने में एक इंडियन मार्केट का करेक्शन था जो कि हमें लगता था कि मार्च में खत्म हो गया, और इसलिए अप्रैल मई महीना हमने ये पहले ही अपने क्लाइंट्स को हाईलाइट किया था कि हमें लगता है कि अप्रैल एक बॉटम बन चुका है और यहाँ से हमारे को एक अप ट्रेंड लगता है। ऐसा हमारा मानना है कि जून में भी वो डायरेक्शन, एंड Q1 अर्निंग्स जो कि जुलाई अगस्त में हमें देखने को मिलेंगी, उसका एक चलना हमें लगता है कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्फ्लेशन का जो टॉप आउट हुआ है लास्ट के 3 से 4 महीने में, वो एक बहुत बड़ा टेलविंड बन गया है, क्योंकि लास्ट ईयर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, डिमांड के ऊपर जो उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया, और कंपनीज के ऊपर जो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन पड़ा बिकॉज ऑफ रेट हाइक्स, वो सारे के सारे नेगेटिव्स अभी अदर साइड जो कि एक पॉजिटिव बन रहे हैं कि आरबीआई ने अब रेट करना, हाइक को करना रोक दिया है। पोटेंशियली हो सकता है कि अगले 6 से 8 महीने में आपको रेट कट्स दिखने चालू हो जाए। इसी तरह से रॉ मटेरियल जो कि बहुत शार्पली बढ़े थे यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद, वो रॉ मटेरियल अब वहां से अपने पीक रेट से 30, 40, 50% कम आ गए हैं। उसका टेलविंड इम्पैक्ट, क्योंकि अब रॉ मटेरियल को कंज्यूम होगा एट लोअर कॉस्ट, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनीज को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 से 6 महीने मार्केट का रुख पॉजिटिव रहने का हमारा ऐसा अनुमान है, और उसका हम ये कारण मानते हैं। अब इसमें रिस्क जो है वो इस बात का है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट इंडिया में था वो बहुत ही म्यूटेड था, खास करके रूरल डिमांड को लेकर काफी सारी कंपनीज ने बोला था कि उस जगह पर रूरल एरियाज में उतना डिमांड नहीं आ रहा है जितना यूजुअली होता है। उसके भी बहुत सारे कारण रहे। मेरा ऐसा मानना है कि वो कारण अब शायद उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, और अगले 6 से 12 महीने में रूरल डिमांड भी एक रिकवरी की तरफ जाएगा। उस हिसाब से मार्केट उसको पहले से रिएक्ट करना चालू करेगा। तो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव व्यू मार्केट पर इस समय है। जी, तो मार्केट पर आपका बुलिश व्यू है, लेकिन चूंकि आप इक्विटी को बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, आप एक बड़ा फंड मैनेज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अर्निंग सीजन को आपने बहुत क्लोजली वॉच किया होगा, तो इस पूरे अर्निंग सीजन में कौन से सेक्टर्स आपको ऐसे लगे जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं? और सिर्फ इस क्वार्टर के लिए नहीं कहूंगा मैं, ये अगले 3-4 क्वार्टर के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे आगे जाते हुए, ताकि रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो वहां अपनी स्ट्रेटजी बना सके। देखिए, सबसे बड़े सेक्टर में मैं बैंक्स बोलूंगा। हम लोग बैंक्स में पिछले 12 से 18 महीने में काफी बुलिश रहे हैं। आई थिंक उसमें थोड़ा सा टाइम लगा परफॉर्मेंस आने में, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट्स आज इंडियन बैंक्स की है वो शायद ग्लोबली किसी भी बैंक्स की, किसी भी इकोनॉमी के बैंक्स की नहीं होगी। अगर आप देखें कि उनका पूरा का पूरा जो एनपीए साइकिल है किस तरह से स्ट्रक्चरली करेक्ट किया गया है, और बैंक्स ने अपने आप में कितना प्रोएक्टिवली उन एनपीएस को मैनेज किया है, एफिशिएंसी को मैनेज किया है, इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं बैंक्स की मैनेजमेंट को दूंगा और सरकार के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को दूंगा। तो बैंक्स मुझे लगता है कि अगले 12 महीने के लिए अभी भी आउट परफॉर्मर रहेंगे। इसमें हमें एक चीज माननी होती है कि कोई चीज अगर एक सर्टेन लेवल पे चलती है तो उसमें 5 से 10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो 12 महीने की कर रहे हैं, तो 12 महीने के हिसाब से मुझे लगता है बैंक्स अभी भी अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। दूसरा एक सेक्टर जो हमें लगता है कि एक साइक्लिकल तेजी की तरफ जा रहा है और जो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पिछले 7 से 8 साल में बहुत सारी कंपनीज में कंसोलिडेशन हुआ, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, उसका बेनिफिट अब दिखना चालू हो रहा है। जैसे अगर आप देखें इंडिविजुअल कंपनीज, डीएलएफ, ओबरॉय,
जो हमारी प्रेफर्ड पिक्स में आते हैं, उनके जो प्री सेल्स नंबर जिन्हें हम ट्रैक करते हैं कि जो आज उन्होंने बुकिंग्स की हैं और ये रेवेन्यू अगले 2 से 3 साल में बुक करेंगे, वो नंबर्स एट ऑल टाइम हाई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। और वो डेटा रिफ्लेक्ट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर्टीज को लेके, जो कि एक सरकारी डेटा आता है। तो इसलिए उसको हमारे को एक उसकी क्रेडिबिलिटी नंबर है, इसलिए रियल एस्टेट पे हम लोग काफी बुलिश हैं। इसी तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि वो बॉटम आउट हो जाएगी, तो उसके हिसाब से डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली जो कैटेगरीज हैं, जैसे स्टेपल्स हैं या पेंट्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल के जो है, उनके अंदर काफी एक बड़ा हमारे को पोटेंशियल मिल सकता है अपसाइड का, क्योंकि इनके सारे के सारे जो नेगेटिव्स थे, म्यूटेड डिमांड, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, रेट हाइक्स, वो सब अब अदर साइड ऑफ द फेंस जाएंगे। तो ये सेक्टर्स पे हम लोग ज्यादा बुलिश है, डोमेस्टिक पर ज्यादा बुलिश है वर्सेस एक्सपोर्ट नेम्स। जी। आपने बताया कि डोमेस्टिक में आप काफी बुलिश हैं, बैंकों पर बुलिश हैं, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के जो शेयर्स हैं उन पे आप बुलिश हैं, जो सेक्टर है उस पे बुलिश हैं। एक सेक्टर जो थोड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है वो है आईटी सेक्टर, और ग्लोबल एक्सपोजर भी है तो परेशानी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर देखें पिछले एक साल में काफी गिरावट आ गई है, बहुत सस्ते हो चुके हैं अगर देखें आप शेयर वैल्यू के हिसाब से देखें अगर तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से आईटी सेक्टर की तरफ क्या रुझान बन रहा है? क्या ये अभी परेशानी और लंबी चलेगी, या फिर ये परेशानी अब दूर होने का दौर आ रहा है और धीरे धीरे अप ट्रेंड दिखेगा? देखिए, उसमें एक बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा आकाश। देखिए, उसमें एक आपको बड़ा बिग पिक्चर बनाना पड़ेगा कि क्या यूएस में रिसेशन के आसार दिख रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर यूएस एक रिसेशन मोड में जाएगा। एक जो एवरेज रिसेशन की अवधि यूएस में रही है वो 6 से 9 महीना रही है। आईटी के स्टॉक्स उसी बात को लेकर रिएक्ट करे हैं पिछले 3 से 6 महीने में। लेकिन अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि शायद क्योंकि जो फेड ने रेट हाइक्स किए हैं और जिस हिसाब से वहां पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, वो एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट बन जाए कि रिसेशन भी नहीं आए और धीरे धीरे रेट हाइक्स अपने आप में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर पाए। अब ये एक सिनेरियो जो होता है, हम उसे टेक्निकली इकोनॉमिक टर्म में गोल्डी लॉक्स कहते हैं। तो क्या हम गोल्डी लॉक्स की तरफ जा रहे हैं? ये किसी को कंफर्म वे में आज नहीं पता है जब तक हम उससे निकलेंगे नहीं। तो आईटी सर्विसेज, मेरा ऐसा मानना है कि लार्ज कैप आईटी इन पर्टिकुलर शायद एक वैल्यू जोन में आने के लिए अगले 3 से 6 महीने में हमारे को मौका मिले। लेकिन इसमें एक और मैं चीज जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि मिड कैप आईटी अब मुझे अभी भी लगता है काफी महंगा है वैल्यूएशंस के हिसाब से, तो वो हमारा क्लियर अवॉइड है। लार्ज कैप आईटी एक सर्टेन प्राइस पे मैं मानता हूं कि देखना चाहिए, लेकिन क्या मैं वो आज देखने के लिए रिकमेंड करूंगा? शायद नहीं। हाँ, अगले 3 महीने में जो लीड इंडिकेटर्स आएंगे यूएस से, उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया आमिर सर, आपने कई चीजें बताई। हम यूएस से लेकर और इंडिया तक काफी चीजें आज हमने कवर की। यूएस में डेट सीलिंग से लेकर रिसेशन की चर्चा हमने की, और सेक्टर्स पे कवर किया। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बैंकों की चर्चा की, बैंकों के साथ एफएमसीजी सेक्टर की बहुत बात होती है, और इस बार अगर क्वार्टर में देखें तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि आप खपत पे कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन की इकोनॉमी अच्छी चलेगी, एफएमसीजी सेक्टर पर स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या व्यू है आपका कि अगले क्योंकि अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कम हो गए हैं, तो इस पे अगले 3-4 क्वार्टर के लिए अगर देखें तो क्या नजरिया है आपका? देखिए, मेरा नजरिया पॉजिटिव साइड की तरफ है। कंपनीज की कमेंट्री में भी क्लियर एविडेंस था कि उनका ऐसा मानना है कि रूरल डिमांड शायद बॉटम आउट हो चुका है। तो जो हमारे को देखना था कि कितना भी कॉन्ट्रैक्शन या जितना भी म्यूटेड डिमांड था वो शायद निकल चुका है। लेकिन शायद मैं एक और क्वार्टर के रिबेट करूं, और उसका कारण है कि एल नीनो मॉनसून को लेकर जो कंसर्न्स है, वो रूरल को थोड़ा सेंटिमेंट वाइज इंपैक्ट ज्यादा करता है इन कंपनीज की वैल्यूएशंस को। अगर आप देखें पिछले 15 से 20 साल में इरिगेशन फैसिलिटीज इंडिया में बहुत इंप्रूव हुई है, तो शायद मॉनसून का उतना डिपेंडेंस नहीं है जितना 10 या 20 साल पहले था। लेकिन सेंटिमेंट उससे काफी हद तक इम्पैक्ट हो जाता है। तो सेंटिमेंट वाइज हमको देखना पड़ेगा कि कैसे ये वर्कआउट होता है। कंपनीज की कमेंट्री और हमारी अपनी रिसर्च के मुताबिक हमारा ऐसा मानना है कि इनका बॉटमिंग आउट हो चुका है। और एक बार अगर मॉनसून का थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बिल्ट इन हो जाएगा, तो हमारे को एक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी और उसके लिए रीरेटिंग का पोटेंशियल एस्टेब्लिश करना पॉसिबल हो पाएगा। जी। बहुत शुक्रिया अमित सर। हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे जब मानसून का सीजन शुरू हो और अगली तिमाही जब फिर हम नतीजे देखें, और जुलाई अगस्त की जैसी आप बात कर रहे हैं, हम अर्निंग्स जब देखेंगे तो एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि अब आगे क्या चीजें आपको दिख रही हैं मार्केट में और कैसे स्ट्रेटजी आप बनाते हैं हमारे व्यूअर्स की। लेकिन अभी तक के लिए, अभी आज सारी चीजें समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और बीक्यू प्राइम हिंदी पे आपने जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास।